अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं शाहनशाह मुअज़्ज़म बादशाह सलामत के दरबार में। बादब बामुलाइजा होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। एक बारी तो ऐलान नहीं आता बादशाह, दोबारा कहना पड़ेगा तेन। यार रोटियां तू 8-8 खा जाता है, तनख्वाह तू 24 तारीख को मांगने लग जाता है, तेरी आवाज में दम नहीं है। इस तरह का है। बादब बामुलाइजा होशियार, शहंशाह मुअज़्ज़म तशरीफ लाते हैं। यार तेरी आवाज अच्छी है, तू इथे आ जा, मैं उथे बह जाना। गुस्ताख, हद अदब। ज्यादा है हजूर, जितनी आपकी आवाज है आप चौकीदारा कर सकते हैं। बादब बामुलाइजा। और पाजी एक मिनट, उन्होंने बादशाह ने अंज नहीं होना, बादशाह होता है सुरीली आवाज से। ये बात बादब बामुलाइजा होशियार, शहंशाहों के शहंशाह तशरीफ ला रहे हैं। आप बदतमीजी करता जा रहा। क्या हुआ है को बात करने वाली? क्या हुआ बाजू? जो किसने नया गार्ड भर्ती किया? हुआ? दरवाजे के आगे नया बंदा खड़ा, मैंने कहा रहा चाचा किधर है, चल उधर को। आलमपना मैंने 2-3 दफा बहस की, नाम मुराद ने उधर मुझे मुर्गा बना दिया। हुजूर असल में आपने शाही लिबास तेब जन नहीं किया हुआ था। इधर गरीब आदमी, गरीब आवाम बेचारी नंगे पिंडे फिर रही है, बादशाह इधर पोशाके पहन के फिर ले। तुम लोगों को तो जरा हजा नहीं है। अवाम का क्या हालत हुई है, औरतें रंगीन कपड़े पहन के फिर रहे हो। इसका बदलो इधर से। जी आलमपना, पुराना बंदा लगाओ जो बादशाह को पहचानता भी है। जो हुक्म आलमपना। बादशाह सलामत बहुत गुस्से में है आज आप तो। गुस्से वाली बात क्यों ना हो। नाम मुराद मन ने कहता अंदर दरबार है, तैं किधर अपनी रेड़ी लेके अंदर जा रहा। लेकिन यूं क्यों नहीं बताया कि मैं मलका का शोहर हूँ? अब क्या मैं औरतों के सर के ऊपर बादशाहत करूंगा? बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं। बोलो। आपको जगह जगह रोका जाता है, आप बादशाहत का लाइसेंस क्यों नहीं बनवा लेते? यो बादशाहत है या मोटरसाइकिल है? लाइसेंस कौन सा बनवा लूं? बादशाह बादशाह होता है, उसको लाइसेंस की जरूरत ही नहीं होती। सारा दरबार ही बेहिस हुआ पड़ा। जो गरीब आदमी के दुखों का मदावा करने की बजाय इनको बादशाहत के लाइसेंस की पड़ी हुई है। बस बादशाहत के लाइसेंस में तो सी हो जाए, बाकी सत्ते कह रहे हैं। बादशाह सलामत, हमने भी यही सुना था कि आपके महल में महंगाई कंट्रोल करने के लिए मीटिंग हो रही है। हमने सोचा चल के देखते हैं कि आपके वजीर और मुशीर आपको क्या मशवरे दे रहे हैं। इन्होंने क्या मशवरे देने हैं, क्या तजावीज पेश करेंगे? इनको अपने खाने पीने हड़प करने से फुर्सत मिले तो फिर सोचे ना गरीब बंदे का। राइयो जो बैठा हुआ मोटा वजीर, जो वजीर एक खुराक है, जिसने लोगों तक खुराक पहुंचानी है, गरीब बंदे का पेट भरना, जो इसको अपना पेट भरने से फुर्सत नहीं मिलती। तो एक दिन के लिए इसे वजारत से हटाया, जाके शाही बावर्ची खाने में बैठ गया और जाके शाही बावर्ची को कहता ला दे जो कुछ है पका हुआ मेरे सामने रख दे। सारे महल का खाना खाने के बाद कहता दूसरा खाना कितने बजे पकाएगा? शाही बावर्ची ने कहा खुदा के बंदे, पहले खाएगा तो डकार ले ले, फिर दूसरा खाना भी पूछ लेना। आलमपना, आपने खुद ही फरमाया था कि आज के बाद आपको वजारत से हटाया जा रहा है। आज के बाद आपने शाही खाने को चख के तकसीम करना है। इतना सा खाना चखते हैं, तूने सारे दरबार का खाना ही चख लिया। सारा कौन सा? सिर्फ 2.5 किलो मसूर की दाल पकी हुई थी। 2.5 किलो? बादशाह सलामत, वो 2.5 किलो ही चखदा है। और दाल के साथ जो 50 खमीरी रोटी थी। इसमें तो हम सब के 3-4 दिन निकल जाने थे, शर्म ना आई तन्ने? जो देख रहे हो बाबू फरीद, यहाँ तो सबको अपने अपने पेट की पड़ी हुई है, गरीब का कौन सोचेगा? बिल्कुल मैं यही देख रहा हूँ। भाई वजीर खजाना,
महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, मेरे खिलाफ बातें करके सच्चे बनने की कोशिश कर रहे हो। बादशाह सलामत, इस वजीर को बाज कर ले वरना मैं आपका वजीर पंचर कर दूंगा। अदब। बादशाह सलामत, अवाम को रिलीफ देने के लिए जो इनको फंड दिए थे इन्होंने अपने फार्म हाउस पे लगा दिए हैं। फार्म हाउस बना लिया तुमने? जी हाँ, हालांकि लोग इसके अपने घर को डेयरी फार्म समझते हैं। मैंने कहा था तने कि मैंने एक फार्म हाउस बना दे, पर था ऐसे तो गुसल खाने का फर्श पक्का नहीं हुआ। अब देख हमारे नौकरों ने फार्म हाउस बना लिए। अब्बा हजूर, उस गुसल खाने में 2 दफा गिरा हूं। कोई गल नहीं शहजादे, तेनू केड़ी चोट लगनी, इथों तो डिग पैना। यो देखो ना जरा कैसे अवाम को रिलीफ मिलेगा। बेचारी दुखी और गरीब अवाम कैसे पेट भर के रोटी खाएगी। यो मेरे खानदान का ही पेट नहीं भर रहा, इनकी खास आती पूरी नहीं हो रही। पूरे भी फार्म हाउस की खास है, परे बना के बैठे हुए हैं। क्या बताऊं तन्ने, ये गुसलखाने के फर्श से गिर गया, हम आवाम की नजरों से गिर गए। आलिजात जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं। बोलो। मेरे पास महंगाई कम करने का एक माइंड ब्लोइंग आइडिया है। माइंड ब्लोइंग रायो क्या चीज होती है? बादशाह सलामत, पागल कर देने वाला आइडिया। ना फिर पागल हो गए तो फिर गरीब को कौन पूछेगा? बादशाह सलामत सुने तो सही। सुना। हमें इस काम के लिए एक कमेटी बना देनी चाहिए, वो सोच के बताए कि महंगाई कैसे कम होगी। यानी 50,000 पे बंदा रखा और काम उसे यो बताया कि ये सोच के बता 50,000 आएगा कहां से। दुहाई है बादशाह सलामत, दुहाई है, गजब हो गया आलिजा, जुल्म हो गया। यार मेरे कान ना खा, वहां नुकर में खड़ा होकर इल्तिजा कर, जा उधर जा। जी से ज्यादा हजूर। देख रहे हो, गरीब आदमी की आवाज भी इनको बुरी लगे है। बादशाह सलामत लुट गया, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे तो बच्चों के खाने के लिए रोटी भी ना है। बादशाह सलामत। ना काम क्या करता है? हजूर मैं मोची हूँ, जूते सिलाई करता हूँ। अगर इस काम से पूरा नहीं पड़ता तो कोई और काम कर लो। बादशाह सलामत, इसको कमेटी में रख लेते हैं, उसमें टेक्नोक्रेट्स की भी जरूरत है। वो क्या करेगा टेक्नोक्रेट? बादशाह सलामत, मैशत तार तार हुई है, ये उसको सिलाई कर देगा। पर यो कमेटी निकलेगी कब? बादशाह सलामत, ये निकलने वाली कमेटी नहीं है, ये खाने वाली कमेटी है जो आपसे बनवाना चाहते हैं आपके वुज़रा। हाँ जी। तेरे की, यानी एक और खाने वाला काम। बादशाह सलामत, एक नहीं 1000। गरीब ममालिक का अलमिया ही यही है, वहां जिसके हाथ में इख्तदार होता है वो अवाम के बजाय खवास को नवाजना शुरू कर देता है। फिर हर काम के लिए एक वजीर भर्ती होता है, उस वजीर के बाद एक मुशीर, और फिर मुशीर कमेटियां बनाना शुरू कर देता है। और सब अपना काम एक दूसरे पर डालकर अवाम के वसाइल पर अय्याशी करते हैं। हाँ तेरे की, यानी उरे हमारे दरबार में भी कमेटी डली हुई है न जो। हाँ कमेटी डाली टने, मैंने खबर भी ना की। अच्छा, हमारे लिए सरप्राइज गिफ्ट का सोचा है क्या? अम्मा अपनी गिफ्ट की पड़ गई है, पहले मन्ने तो गड्डी ले लेने दे, अब मैंने फरारी लेनी है। फरारी? तुमने फरारी? अब तन्ने को शर्म हया है? गरीब रियाया भूखी मर रही है और थारी खास आती पूरी नहीं हो रही। हजूर का इकबाल बुलंद हो। हजूर 3 दिन से मेरे बच्चों ने रोटी नहीं खाई, क्योंकि मैंने उन्हीं पैसों से बिजली का बिल अदा किया। हजूर देख रहे हो जालमो, रत्ते बताना जरा किस बात की तनख्वाहें लेते हो जो कह रहे हो रे कमेटी भी बना दो। अगर कमेटी नहीं आके काम करना तो तय फिर छुट्टी कर लो। बादशाह सलामत, महंगाई इसीलिए तो कंट्रोल नहीं हो रही है, कारोबार बंद पड़े हैं, गैस मिल नहीं रही है, अमनो अमान की सूरत हाल काबू में नहीं आ रही है। आपकी रियाया इसी वजह से इंतहाई तकलीफ में है कि इन जैसे बड़े लोगों की ख्वाहिशात हैं कि खत्म होने में ही नहीं आ रही। लो बाहू कटवाएगा सानू दरबार दे विचों। बाबू जी कौन सी ख्वाहिशात, हमारे अपने मेहमान खाने का मीटर कट गया है। हाँ मतलब
वो सरकार बिल बहुत ज्यादा था, खजाने में इतने पैसे नहीं थे, वो फिर मीटर काट के ले गए। क्यों आया ज्यादा बिल? पूरे कुंभ में जला के बैठे होते हो, सारा दरबार रोशन होगा तब बात साथ चलेगी। 36 दफा कहा खुदा के वास्ते खर्चे कम करो रे महल के। पहले तो यो महल होना ही नहीं चाहिए। तब गरीब आदमी के पास, बेचारी के पास 2 नवाले नहीं है खाने के लिए, बिल्कुल। तो बादशाह रे क्यों महल बना बना के बैठे हुए हैं? 36 दफा कहा ये 7-8 हजार कुंभ में जला के ना बैठा करो दरबार में। आलम पना ये शहजादा कहता दरबार की सारी लाइटें ऑन करो, मैंने बिलियर्ड खेलनी है। बाजोरिया बकवास कर रहा है मोटू, मैंने तो बत्तियों की जरूरत नहीं है, मैं तो मोमबत्ती जला के भी गोटी डाल लेता हूँ। तेरे बाजू जितने जितने हैं तक क्यों खेलता बिलियर्ड? मेरे साथ ही हो रहा जुल्म। मेरे साथ नहीं, ये तुम्हारे साथ जुल्म करे मेरे बच्चे को मार मार के। हजूर का इकबाल बुलंद हो। हजूर यो ही रौला इस हुकूमत में, आपके दरबार के लोग आपस में उलझ रहे हैं और गरीब अवाम फाके काट रही है। तुम क्यों फाके काट रहे हो? तुम तो इधर उधर से दाना चुग के भी अपना पेट भर सकते हो। दाना दुनका भी छोड़ो, छोटे मोटे कीड़े खा लिया करो। हजूर आप भी नरम दिल सहनसा हैं। अजैब घर में सजाने वाली चीजें आपने शीश महल में सजा रखी हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वादा ते कदी पेट्रोल दा रट्टा पिया हुंदा है, कदी जहाज दी फनी खराबी हो जाती है, कदी पता लगता है कि पायलट घरों नहीं आया, इस गलों जहाज लेट उड़ रहा है। अच्छा जी, कल यानी 7 दिसंबर को दुनिया भर में सिविल एविएशन का आलमी दिन मनाया गया। जी अच्छा, गो के इस वक्त फजा में हवाई जहाजों का एक जाल हमें नजर आता है, लेकिन दुनिया में पहला जहाज बनाने का सेहरा, या जिसे आप हवाई जहाज का मौजिद कहें, वो राइट ब्रादरान के सर ही जाता है। 1903 में पहली जो परवाज हुई 17 दिसंबर 1903, उनमें राइट ब्रादरान ने पहली परवाज की। गो के पहली परवाज सिर्फ 6 मिनट पर मुहित थी, लेकिन इसने दुनिया में इनकलाब बर्पा करके रख दिया। बहुत खूब। और आज सिविल एविएशन के जो असल हीरो हैं वो ये राइट ब्रादरान है। वाह वाह वाह। लो जी, राइट ब्रादरान चो एक जना आ गया जी। वेलकम सर, वेलकम टू द शो। आइए जी आइए, फजाओं के हीरो ऑरवेल राइट। थैंक यू फ्रेड, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप दोनों भाइयों को ये जहाज बनाने का ख्याल कैसे आया? फरीद, हमारा फादर ने हम भाइयों को, आई मीन राइट ब्रदर्स को, जी एक टॉय ला के दिया, खिलौना, वो जो उड़ता था। अच्छा। उससे पहले हमने सिर्फ यही सुना हुआ था, चिड़ी उड्डी, कां उड्डा, तोता उड्डा और भैंस उड्डी थे, असी फंस जाने से। हमारे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि परिंदे के अलावा भी कोई चीज उड़ सकता है। हम जब भी उसको उड़ता हुआ देखते थे तो हमारा ब्रेन, आई मीन हमारा दिमाग भी उसके साथ ऐसे उड़ता रहता था। वो खेलते 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 एक दिन वो टॉय टूट गया। वो जब टूटा तो हमारा हार्ट भी ब्रेक हो गया। ओह माय गॉड। हमें दूसरा टॉय लाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे, ना ही हमें हमारा फादर दूसरा टॉय ला के दे रहा था। तो हमने फिर खुद ये सोचना शुरू किया कि हम कोई ऐसा चीज खुद बनाता है जो हवाओं में उड़े। वाह सर वाह। और इसी सोच के साथ हमने मेहनत शुरू किया, सोचना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और एक दिन फिर हमने जहाज बना लिया। वेरी नाइस सर। इसमें बहुत सारा इंटरेस्टिंग वर्क है। हमने पतंगे भी उड़ा के ये शौक पूरा किया, मगर हमारा दिल चाहता था कि नो,
उस खिलौने की तरह कोई चीज को उड़ना चाहिए। तो फिर मेहनत करते 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 हमने ये जहाज बनाया। एज यू नो, हमारा पहला फ्लाइट फ्लॉप हो गया था, जहाज गिर गया था। हम मायूस हो गया। हमने सोचा कि हम कामयाब नहीं हो पाएगा, मगर उधर हमारे करीब एक इंजीनियर था। उसने हमारा हौसला अफजाई किया। उसने कहा डोंट वरी, आप करते रहो, कामयाब हो जाओगे। हमने फिर उसको मरम्मत करके फिर उड़ाया। उसका हमने गलती निकाला, उसका जो नुक्स था वो निकाला, और फिर हम उड़ा और हम कामयाब हुआ। वाह सर वाह, बहुत बड़ी बात है। जो आपने सोचा उसे पूरा किया। फरीद, सारा काम ही सोच का है। सोच ही बड़ा काम करवाती है। बिल्कुल। आपका जो सोच है, अगर आप उसको अपने ब्रेन के अंदर बिठा लेता है और ये सोच लेता है कि मैंने इसे पूरा करना है, तो हो जाता है। हमने बर्लिन के इंजीनियर थाल से भी बहुत कुछ सीखा है। वो उसने भी ये कोशिश किया, मगर वो बेचारा गिर के मर गया। हमने ये नहीं सोचा कि वो मर गया है, दफा करो ये टेकामी कोटा है। हम डरा नहीं है, हमने हौसला नहीं हारा। हमने कहा कि थाल मर गया बेचारा, इसको इस ख्वाहिश को पूरा करते हुए हम इसका ख्वाहिश पूरा करेगा, और हम कामयाब हुआ। देखो, हर इंसान का कोई ना कोई मशगला होता है, हॉबी होता है, और वो उसमें शौक से लगा रहता है। हमारा हॉबी यही था कि हमने उड़ना है, फिजाओं में जाना है हमने, और हमने अपने हॉबी को असली शक्ल दे दिया। ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣਾ ਤੇ ਉਡਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੋਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ओ, इसको शौक ही कबूतर उड़ान देते, इन्हें कबूतर ही उड़ाना है। हालांकि कबूतर उड़ाना कोई इतना कारनामा नहीं है, उन्होंने शी करो तो उड़ जाता है। हमारा शौक जहाज उड़ाने का था, हमने जहाज उड़ा लिया। और अपने शौक के लिए इंसान क्या क्या करता है। सही बात। मुझे आज भी याद है 17 दिसंबर 1903 में जी जब पहला कामयाब परवाज किया, इंतहाई सर्दी था। टेम्परेचर बिल्कुल लो था। इतना ठंड होने के बावजूद, इतना सर्दी होने के बावजूद मैंने ओवरकोट नहीं पहना कि कहीं जहाज में वेट भर गया तो मेरा तजुर्बा नाकाम ना हो जाए। क्या बात है। इतनी यख ठंड के अंदर मैंने जहाज के अंदर बैठ के तो 120 फुट का फ्लाइट किया। क्या बात है सर। तो जब हम कामयाब हो गया तो ठंड सर्दी क्या मानी रखता था। हम तो इतना जज्बाती हो गया कि हम तो शर्टें उतार के उस वक्त इस तरह हवा में फेंका। वाह सर वाह। सर जी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 120 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੈਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਇਆ? तेनू सादी फिक्र है या परिंदे की फिक्र? क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम भी परिंदों के साथ थोड़ा बहुत सफर कर लेते। उधर कहाँ परिंदा टकराना था जहाज से। हमारे यहाँ कोई चील गोश्त नहीं फेंकता। बहरहाल सर, आजकल जो हम सिविल एविएशन डे मनाते हैं उसका सेहरा आप ही के सर। हम मनाते हैं क्या मतलब, तुम लोग क्यों मनाते हो? वादा पिया ये नुकरे लगा होया है। सिविल एविएशन डे तो वो मनाए जो इसको बड़े कामयाबी से आगे लेके चल रहे हैं। वादा ते कदी पेट्रोल दा रट्टा पिया हुंदा है, कदी जहाज दी फनी खराबी हो जाती है, कदी पता लगता है कि पायलट घरों नहीं आया, इस गलों जहाज लेट उड़ रहा है। कदी पता लगता है कि महीने का बिल देना है, वो दादा अबू को लैन गए हो या। अगर एक आध जहाज कहीं उड़ के दूसरे मुल्क में चला जाता है तो उठे जाके पता लगता है कि हमले का एक बंदा स्लिप हो गया है।
भाई ये खूबसूरत काम उन लोगों का है जो सिर्फ अपने काम पे फोकस रखते हैं। ये नहीं सोचते कि कनाडा पहुंच के ते दुड़की वाट जावांगे। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ओ 22 सीटें 22 सीटें इंज कहने हैं जी, मैं 22,000 रुपया मांग लिया। जाहिर है हम भी सियासत करते हैं, अभी कोई साड़ी करियाने की दुकान नहीं हैगी। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक सर, हमने तो आपको इसलिए दावत दी है कि आपकी मियाँ नवाज शरीफ साहब से 15 साल बाद मुलाकात हुई। कैसी रही मुलाकात? जी बहुत अच्छी रही है जी। जाहिर है हमारा एक पुराना साथ है जी जी। और चंद नागज़ीर वजूहात के से दूर हुए थे जी। तो 15 साल बाद मिले हैं जब, तो बड़ी खुशी हुई है। मियाँ साहब खुद आए हैं मेरे घर में और पहले तशरीफ लाए हैं, बल्कि अकेले नहीं थे आए, साथ शहबाज शरीफ साहब भी थे, मरियम नवाज साहब भी थे, अयाज सादक साहब भी थे, और आदम नज़ीर तारड़ भी और अताउल्लाह तारड़ भी थे। तो हमारी भी अल्लाह के फजल से सारी पार्टी बैठी हुई थी। चौधरी साहब सिर्फ 5-6 लोग ही थे। नहीं मियाँ, आपने टीवी पे देखा नहीं होगा, सारी पार्टी थी हमारी। चौधरी शाफे थे, चौधरी सालक थे, चौधरी बजाज साहब थे, तारक बशीर चीमा साहब थे, फिर चौधरी शाफे और चौधरी सालक भी थे, मैं खुद भी था, और चौधरी शुजात साहब भी बैठे हुए थे। अल्लाह के फजल से सारी पार्टी हमारी मुत्तहिद है और बैठे हुए। तो चौधरी साहब 40 मिनट मुलाकात ही रही, क्या बातचीत हुई? ये जो सीट एडजस्टमेंट है उस हवाले से बात की है जी। और मिलकर इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। वाह। तो उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया पीडीएम में उनका साथ जो हमने दिया था। उस वक्त हमने स्टैंड लिया था और वो जानते हैं कि उसकी वजह से हमारे फैमिली के अंदर फूट पड़ गई थी, मगर हमने स्टैंड लिया, हमने सच का साथ दिया उस वक्त। और मुल्क की ज़रूरत थी और उस वक्त हालात की ज़रूरत थी वो, तो उसका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। मैं भी शुक्रिया अदा किया, मैं तुझे भी जनाब आया, मेहरबानी थोड़ी। चौधरी साहब, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से आपने ज्यादा बड़ा मुतालबा नहीं कर दिया? यानी कि कौमी असम्बली की 10 और सूबाई असम्बली की 22 सीटें मांग ली। ओ 22 सीटें 22 सीटें इंज कहने हैं जी, मैं 22,000 रुपया मांग लिया। जाहिर है हम भी सियासत करते हैं, अभी कोई साड़ी करियाने की दुकान नहीं हैगी। भाई मेंबर है नहीं, मतलब ताड़े देखें बात ये है कि हमने तो कहा कि हम 2018 में हम जिस नशिस्तों से जीते थे बस वो हमें दे दें, वो सीटें हमें दे दें, बाकी अल्लाह वाले से मेरे। देखें बात ये फरीद साहब के हमने कोई इतना बड़ा मुतालबा नहीं किया। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आपके इस मुतालबे पर क्या जवाब दिया चौधरी साहब? खामोश ही रहे अभी तो, उन्होंने कोई उस वक्त एट द स्पॉट तो कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस यही देखा कि जब मैंने मुतालबा किया है तो पहले उनका रंग थोड़ा सा और लाल हुआ है, फिर थोड़ी सी लाली कम हुई है, फिर रंग पीला पड़ गया उनका। फिर उन्होंने कहा कि जी कमेटी बना देते हैं, हम भी बना देते हैं, आप भी एक कमेटी बना दें। तो कमेटी बैठ के डिस्कस कर ले कि पीले रंग नाल ही चलना कि फिर लाल होना चाहिए। चौधरी साहब,
कौमी असम्बली के उम्मीदवार तारिक बशीर चीमा के नीचे सूबाई असम्बली की दोनों सीटें आपने मांग ली है। शुक्र करो दो मंगियां ने, वरना तारिक बशीर चीमा जिथे बैठा हो थले तो 4 सीटां आ जांदियां ने। माशाल्लाह हमारे बहुत बड़े लीडर हैं और काफली के वो जनरल सेक्रेटरी हैं जी। तो जाहिर है उनके नीचे वाली दोनों सीटें हमारी होनी चाहिए जी। देखें हमने कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं किया जो आप कहें कि ये ज्यादा है। हमने बल्कि अल्लाह के फजल से उनको ज्यादा सहूलतें देने की कोशिश की है। आप ये देखें ना कि अगर काफली नून लीग के साथ मिल गई जी तो फिर तो पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो या आईपीपी हो कोई नजर भी नहीं आएगी। रेजा अल्लाह के फजल से आज भी रूरल एरिया में, गांव में, देहातों में हमारा आज भी बड़ा वोट है क्योंकि हमने वहाँ पे बड़ा काम किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी इत्तेफाक में और साथ मिलके चलने में बड़ी बरकत होती है। यही कह रहे हैं आप। मुझे अच्छी तरह याद है हम एक दफ़ा इस्लामाबाद इकट्ठे गए थे तो बड़ी बरकत पड़ी। मैं अपने बैग चो आलू वाले परौंठे कढ़ ले, मियाँ साहब ने अपने बैग चो अचार कढ़ लिया, डिग्गी चो लस्सी वाला कूलर कढ़ लिया उन्होंने। तो बड़ी बरकत पड़ जाती है अगर इकट्ठे हों तो। हाँ मगर चौधरी साहब ये साथ चलने की नसीहत आपने चौधरी परवेज इलाही साहब को भी की है? करने उन्होंने नहीं समझ आती थी की करिए। चौधरी साहब ये सब कुछ तो मीडिया पर भी चल रहा है, कोई अंदर की खबर दें, कोई एक्सक्लूसिव खबर दें हमें कि अंदर क्या बातचीत हुई आप। एक्सक्लूसिव खबर ही दी है ये आलू वाले परौंठे ते लस्सी ते अचार कदों मीडिया ते चले है। मुझे अभी याद आया वो भी ਤੁਹਾਡੇ मुंडे गोगे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ याद आया। नहीं ये तो बताए ना और क्या बात हुई। नहीं बस ये सीट एडजस्टमेंट के हवाले से ही बातें हुई हैं। उसके बाद मियाँ साहब ने मुझे एक लतीफ़ा सुनाया है। अच्छा। उसकी मुझे नहीं समझ आई। फिर मैंने उनको एक लतीफ़ा सुनाया, उसकी भी मुझे नहीं समझ आई। उसके बाद वो ना वो हंसे हैं ना मैं हंसा हूँ। उसके बाद वो चले गए हैं। एक्सक्लूसिव खबर ये है कि जब वो गए हैं तो सबसे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब निकले। ये क्या एक्सक्लूसिव बात हुई चौधरी साहब? माशाल्लाह इतने अरसे के बाद मिले हैं फिर भी लाल सुर्ख है मियाँ साहब। बस अब इसी में आप कोई चाट मसाला डालेंगे तो एक्सक्लूसिव कर लें। अब तो मीडिया माशाल्लाह इस काम का कारीगर हो गया हुआ है। तो चौधरी साहब अगर अपनी तरफ से हम चाट मसाला डाल लेंगे फिर आप ही कहेंगे कि खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, मीडिया ने हमारे बयान को किसी और तरह से चला दिया, बुरा मान जाएंगे आप। ये तो उदों कही था ना जो गल पसंद ना आवे। अगर बात आपने हमारे हक में ही गई तो फिर जान दियो चलन दियो। चौधरी साहब अब आप भी जाएंगे मियाँ साहब की तरफ? जाएंगे जी हम भी जाएंगे, हमें क्या रास्ता नहीं आता। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵੀ ਬੱਗੇ ਹੋਣ। देखें ये तो मोहब्बतों की बातें हैं, मोहब्बतों के सौदे हैं। अगर आपको एक आदमी प्यार कर रहा है तो आपको भी चाहिए उससे प्यार करे। और उन्होंने बड़ी इज्जत की है, बड़ा प्यार किया है और उनको ये भी याद है कि हमने भी उनके साथ मोहब्बत की हुई है, उनका साथ दिया हुआ है। और इस वक्त इसलिए भी हमारे मफादात एक हैं कि हम भी सिर्फ मुल्क की और कौम की बेहतरी सोच रहे हैं और मियाँ साहब भी सिर्फ मुल्क और कौम की बेहतरी सोच रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिल के हम आवाम को मुसीबतों से निकालेंगे, मुश्किलात से निकालेंगे और अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। चौधरी साहब आपका घर बड़ा बाबरकत है, आपके घर हर शख्सियत आई है। हुण तो 4 बारी पुलिस भी आई है। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जो वेटर है वो जेल वार्डन वाली वर्दी पहनते हैं और गाहक को बाहर से हाथ कड़ी लगा के अंदर लेके
ये क्या है अजीज? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਕੜੀ ਖੋਲ ਲਓ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। अच्छा जी, एक दौर था जब बाहर खाना खाने को मायूब समझा जाता था। जी बिल्कुल वैसे ही। जो शरीफ और मोअज़्ज़ज़ घराने थे वो इसको तौहीन समझते थे या कह लें कि ऐब समझते थे। बिल्कुल। तो बाहरों बाजारों खाना खाना है, सही बात है, बहुत बुरी बात है। तो घर के खाने को ही तरजीह दी जाती थी। सही। मगर अब तो हर मुअज़्ज़ज़ भी और अय्यी टैब यलबलड़ भी सारे बेचारे बाहर खाना खा रहे होते हैं। हाँ अजीजी, पहले इसको बाहर खाने को फजूल खर्ची भी समझा जाता था। हाँ जी, फजूल खर्ची भी और वैसे भी गौरी साहब बाहर खाना खाने को वाकई लोग इंसल्ट समझते थे। जी हाँ जी हाँ अच्छा नहीं समझते थे। जी हाँ जी हाँ। तो अब तो मुअज़्ज़ज़ क्या, शरीफ क्या, अय्यी टैब क्या, सब लोग जो हैं वो बाहर खाना खा रहे होते हैं। स्टेटस सिंबल बन गया हाँ, अजीज। स्टेटस सिंबल। और हफ्ते च एक अद्धी बारी तो जरूर बाहर उठूंगा मार आंदे ने। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं आज का खाना हम बाहर खाएंगे। तो आप क्यों कह रहे हैं? आप इंतहाई बेवकूफ लग रहे हैं ये। आप सीधा कहोगे ले आओ यार, दो रोटी। अच्छा, इस हवाले से मैं पढ़ रहा था एक खबर कि उधर जापान में एक रेस्टोरेंट ने ना जी अनोखी चीज मुतारफ कराई है। अच्छा जी। क्या मुताबिक? बनसबनी चीजें मुतारफ करा के ना तो अपने होटल की अलहदगी बनाते हैं और पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं। हाँ। तो जापान के एक होटल में एक चीज मुतारफ कराई है कि स्नैक्स जब वो देते हैं ना हाँ जी, हाँ जी। तो साथ थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ मारते हैं? जी 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 जी, इधर लाहौर में भी एक रेस्टोरेंट है, वो भी काउबॉय टाइप उन्होंने बैरे बनाए हुए हैं और वो आपके सामने आके ऐसे जोर से प्लेटें फेंकते हैं और ये वो और गंद गुंद डालते हैं। हाय। इसी तरह जापान ने तो हद क्रॉस कर दी है ना जी। उन्होंने जो ये चीज मुतारफ कराई है, हाँ जी। ये जापान के शहर नगोया में एक शाची होको रेस्टोरेंट है। जी। उसमें गाहकों को खाने पीने की अशिया फराहम करने से पहले खवातीन स्टाफ गाहक के चेहरे पर थप्पड़ रसीद करती है। और देखो क्या कम अकली है कि कहते हैं जी इस अजीबो गरीब सर्विस की वजह से उस रेस्टोरेंट के कारोबार में काफी इजाफा हो गया है। क्या बात यानी है। जापानियों को थप्पड़ खाने का शौक पैदा हो गया। अच्छा, ये आप सुन के हैरान होंगे कि यहाँ आने वालों में ज्यादातर लोग इस तजुर्बे को आजमाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। अच्छा। यानी वो चाहते हैं कि उन्हें थप्पड़ मारा जाए। इसी जमाने में निकाह करने वाले दूल्हे से थप्पड़ खाया जाता था। अच्छा, शुरू में तो गाहकों की दिलचस्पी की वजह से ये सर्विस बड़ी मशहूर हुई। जी। अब सुना है कि गाहकों की डिमांड बढ़ने पर होटल वालों ने थप्पड़ मारने वाली लड़कियों की खिदमत हासिल कर ली हुई। उन्होंने सोचा होना कि घरों बीवी को भी तो खाती नहीं चपेड़ा चपूड़ा, तो इधर उनको वो वाला यका फील होगा। यहाँ तक कि एक थप्पड़ के 100 येन यानी 90 सेंट वसूल किए जाते हैं। पैसे लगा दिए थप्पड़ खाने के? हाँ, नाले पल्लियों पैसे दियो ते नाले चपेड़ा खाओ। आ कहते होंगे एक थप्पड़ ते 4 कबाब दे दो जी। अगो कुड़ी चपेड़ मार के कहती होगी रहता किने लेना है। अच्छा, खाना खाने के बाद वो पूछते होंगे थप्पड़ स्पाइसी था सर? हाँ जी, ये पूछते हैं कि थप्पड़ च मिर्चा वाद ते नहीं सर। बड़ी भाई इस होटल च बड़ा आर्डर दे के ते गोगा जी नू ते फैंटा पवाओ। यार मेनू की जरूरत है जान दी। अच्छा, इसी तरह चीन के एक रेस्टोरेंट ने अपनी गाहकी बढ़ाने के लिए एक रोबोट को खवातीन वाले कपड़े पहना कर सर्विस पर लगा दिया है। अच्छा। अब वहां आने वाले गाहक जो हैं उसे खातून समझकर बात करने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा। और इस चक्कर में उस रेस्टोरेंट की सेल बहुत बढ़ गई। क्या मार्केटिंग की टेक्निक्स हैं अजीजी। हाँ जी, और ये जो रोबोट खातून है ये बिल्कुल इंसान नजर आती है। अच्छा। हाँ, और लोगों के साथ बातचीत करने की सलाहियत भी रखती है। अच्छा। और वो लोगों को रेस्टोरेंट में खुशामदीद कहती है, उनका खैर मकदम करती है। अच्छा। और फिर सार्फिन से आर्डर लेती है और वो आर्डर उनकी टेबल तक पहुंचाती भी है। क्या बात है। इसी तरह चीन में एक और होटल है जी। वो खुश शक्ल लोगों को खाना मुफ्त खिलाता है। बोला जरा, उनको पता नहीं कहां से पता चल गया कि ये आ रहा है तो इसको मुफ्त खाना खिलाया। और खुश शक्ल लोग जो हैं वो भाग भाग कर वहां जाते हैं कि चलो यार
अज तैयार त्यूर ते होए ही आ, उतो क्रीम श्रीम भी लाइए ते चल के मुफ्त खाना ते टुम्बीए। क्या सर्विस है। अजीजी जरा गौर करके बताओ कि मैं उधर मुफ्त खाना खा सकता हूँ? इसमें गौर करने वाली कौन सी बात है। तू जा सही उथे रेस्टोरेंट दे मालक ने चाबी तेनू फड़ानी है ते उन्हें उथों निकल जाने। क्या माशाल्लाह तुम यू आर वेरी ग्रेसफुल मैन। यार देखो ना कि उन्होंने कैसी दिलचस्प ऑफर दी है। और इस ऑफर का नाम उन्होंने पता क्या रखा हुआ है? पे बाय फेस, यानी चेहरे से अदायगी करें। अच्छा, एक यहाँ सवाल पैदा होता है जो गौरी की बात से मुझे याद आया कि कौन हसीन है, किसका चेहरा हसीन है या किसका नहीं है, इसका फैसला कैसे किया जाए, तय्युन कैसे होगा, खुश शक्ल कौन है। बिल्कुल सर। उन्होंने इसके लिए उधर एक मशीन नस्ब कर दी है। वो जो भी गाहक आता है ना जी उधर, वो मशीन उसका एक चेहरे का स्कैन करती है। अच्छा। और करीब ही एक प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक है, वो स्कैन उधर भेजते जाते हैं। अच्छा। और वो क्लिनिक वाले जो हैं वो स्केच देख के तो उसको पॉइंट देते हैं। इस दौरान गाहक जो हैं वो बैठ के खाना खाते रहते हैं। अच्छा। तो उधर से रिजल्ट आता है क्लिनिक से रेस्टोरेंट पे, तो 5 लोगों को वो फिर उन पॉइंट्स के बेस के ऊपर फ्री खाना देते हैं। बाकी सारे इन कहते ने भाई जी तुसी आई निकले हो, कड्डो पैसे। अच्छा, बताया ये जाता है कि वहां पे लोग इस बात से दुखी नहीं होते कि मुझे बिल देना पड़ रहा है, इस बात से दुखी होते हैं कि यार मैं हसीन नहीं। क्या बात। अच्छा, इसी तरह जो जासूसी के शौकीन लोग हैं ना जी, उनके लिए अमेरिका में एक सेफ हाउस रेस्टोरेंट खोला गया है। अच्छा। इस होटल में दाखिले के लिए गाहक को एक पासवर्ड दिया जाता है। अच्छा। और उसके साथ ही वो एक जासूस का रूप धार लेते हैं और फिर खाने पीने का मिशन शुरू हो जाता है। यहाँ खानों के नाम भी बड़े दिलचस्प रखे हुए हैं, जैसे चार्ली चेक पॉइंट या डबल एजेंट। भाई जी ताड़ियां 2 प्लेटां डबल एजेंट ले आवा। ठीक है, डबल एजेंट दियां 2 प्लेटां ले आया, मगर ओदे च जरा मटन पिस्टल वड्डी पाई। अच्छा, इसी तरह इंडिया के शहर नागपुर में एक रेस्टोरेंट जेल की तरह का बनाया गया हुआ। अच्छा। जी, जेल की तर्ज का। वहां के कमरे और हाल जेल के बैरक की तरह होते हैं। अच्छा। और खाना सर्व करने वाले जो वेटर हैं हाँ जी, हाँ वो जी। जेल वार्डन वाली वर्दी पहनते हैं। और गाहक को बाहर से हाथ कड़ी लगा के अंदर लेके ये क्या है अजीज। जो दो अगे रोटी रख देने ते फिर उच्ची उच्ची रोंदा है, मेरी हाथ कड़ी खोल लो मैं रोटी खानी है ना। फजूल रेस्टोरेंट। इस तरह को रेस्टोरेंट अगर पाकिस्तान में बन जाए तो हर पकड़ा जाने वाला सियासतदान अदालत में दरखास्त दे दे कि मुझे फलां रेस्टोरेंट जेल में मुंतकिल कर दिया। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प होटल है जी, उसके बारे में सुन के तो हासा बल्कि चीख ही निकल गई ना मेरी। अच्छा। ड्रोनी फिल्मों की तरह सऊदी अरब में एक अजीबोगरीब डरावना सा रेस्टोरेंट बनाया गया है। हाँ जी, हाँ जी, शैडोज नामी रेस्टोरेंट है ये। अच्छा। और वो रेस्टोरेंट ऐसे अफराद के लिए खोला गया है जो ड्रोनी फिल्मों के शौकीन है। अच्छा जी। हाँ जी, रियाज में खुलने वाले इस रेस्टोरेंट में लोग अपनी पसंद के खाने के साथ साथ खौफनाक मनाजर भी देख सकते हैं। और इस रेस्टोरेंट का जो अमला है जी, उन्होंने ज़ोंबीज और वैम्पायर का रूप धारा होता है। और वो एकदम आके गाहक के साथ बैठ भी जाती है, अच्छा। जिससे गाहकों की चीख शीख भी निकल जाती है। कईयों ने तो उनके ऊपर शोरबा कोफ्ते भी रोड़ दिए। और उसके बाद वो फिर वैम्पायर से ही नवाले लगाते रहे। बस अजीजी ये सारियां रज खान दियां मस्तियां ने। घर आलू गोश्त पकान सोना ते आराम ना खान। सही बात है, मैं खुद इस तरह की चीजें पढ़ के बड़ा डिस्टर्ब होता हूँ। मैं कहता हूँ यार जो मजा कड़ी चे वो कितने वैम्पायर वेख के आंदा होने। कड़ी और नाल सफेद चावल। ये भाई जी साडे घर पक्की है, तुसी एवें अपने चौल लेके आ गए। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात।
अहमकों से कभी बहस ना करें, वो घसीट के आपको अपनी सतह पे ले आएंगे और फिर अपने तजुर्बे से मात दे देंगे। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।